आज से 20 साल पहले प्रयागराज में पढ़ता था और प्रयागराज में उसकी अतीक के किसी गुर्गे के साथ कहासुनी हो गई। तो कहासुनी होने के बाद उन्होंने 10 दिन बाद उसको प्रयागराज वाराणसी के बीच में बस से उतार कर गोली मार दी। मानवाधिकारी तब कहाँ थे जब उमेश पाल की हत्या हुई, जब उसको गोलियां मारी गई और जब वो जीवित था उसको ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल में, तो अतीक अहमद के गुर्गों ने दोबारा उसके ऑटो को रुकवा के उसमें 20 गोलियां और मारी। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद, अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद बहुत सारे, आप ये कहें तो अगर यूपी में आप घूमेंगे तो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं। तो हमने ये सोचा कि चलिए लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि इतनी बड़ी जो घटना घटी है उत्तर प्रदेश में, फिर चाहे वो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो या फिर उसके बेटे का एनकाउंटर हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, तो सारे मुद्दों पे सीधा यूपी के वासियों से हम लोग बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पे। सबसे पहले एक बात बताइए, क्या समझ में आया जब अतीक और अशरफ दोनों की हत्या की? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे जो हत्यारे हैं, जो सिस्टम को पंगु कर देते हैं, जिनके आगे अदालतें मौन हो जाती हैं, पुलिस तंत्र मौन हो जाता है और जो पैरेलल सरकार चलाते हैं, तो एक तरीके से ऐसे हत्यारे व्यक्ति प्रजातंत्र का अंत करते हैं। और ऐसे लोग यदि उन्होंने 80 में पहला अपराध किया और 80 के बाद 43 साल तक यदि जीवित रहते हैं, तो इन 43 सालों तक जो लोग सत्ताओं में रहे, मुझे लगता है उनके ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। वो लोकतंत्र के हत्यारे तो वो हैं जो 43 साल तक सत्ताओं में रहे और 43 साल में जिन्होंने अतीक जैसे हत्यारों को पनपने दिया, उनको पुष्पित पल्लवित होने दिया, उनको मजबूत होने दिया। आपने कहा कि 43 सालों तक जिन राजनीतिक पार्टियों ने उसको उसको पलने दिया, उसको काम करने दिया, अपनी आजीविका को अच्छे तरीके से चलाने दिया, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हत्यारे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे पार्टी के लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी पुलिस बल तैनात है, उसमें बीच में कहीं से 3 गुंडे आते हैं, मार देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरीके से यूपी में फेल है, क्या कहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो फेल 43 सालों में तब हुआ जब उन्होंने पहला अपराध किया, जब एक गाड़ी को ओवरटेक करते हुए एक व्यक्ति ने, जब उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया, उसने धमकाया, उसने माफ़ी मांग ली और माफ़ी मांगने के बाद भी उसने उसकी केवल इस बात के लिए हत्या कर दी कि उससे ऊंची आवाज़ में बात की। और हत्या करने के बाद पुलिस में पैरेलल इनके ऐसे गुर्गे होते थे कि इनके एक गुर्गे ने हत्या की और हत्या करने के बाद पुलिस के ही एक व्यक्ति ने, जो इनके गैंग का था, एसआई था, उसने इनके परिवार के व्यक्ति की उपस्थिति, प्रयागराज में हत्या हुई तो गोरखपुर में दिखा दी। अच्छा। अवैध तमंचा दिखाते हुए गोरखपुर में उसकी उपस्थिति दिखा दी। तो पुलिस तंत्र की हत्या तो उस समय हुई जब पुलिस के लोग ही इसको बचाने का काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर पुलिस को इन्होंने पंगु बनाया हुआ था। आप देखिए, पुलिस के किस व्यक्ति की हिम्मत होती थी इनको टच करने की। कानपुर में धारा 144 लगी हुई थी, तो ये 1500 गाड़ियों का काफिला निकालते हैं। 10-10 जज इनके फैसले को सुनने के लिए, इनके मुकदमे को सुनने के लिए मना कर देते हैं। आप याद कीजिए जायसवाल जी का केस, ये देवरिया की जेल में बंद है। देवरिया की जेल में बंद होते हुए उगाही करते हैं, तो पूरा पुलिस तंत्र फेल हुआ ना। देवरिया की जेल में उगाही करते हुए इसके गुर्गे एक व्यापारी को उठाकर लेकर आते हैं, व्यापारी की जेल में पिटाई होती है। जेल में जेल का सुप्रीडेंट होता है, जेल का पूरा स्टाफ होता है, जेल में बिना एंट्री के अंदर एंट्री नहीं की जाती। जेल में एंट्री की जाती है तो कोई ना कोई पुलिस वाला मुलाकातियों के साथ रहता है। लेकिन ये सारा सिस्टम फेल हुआ और उस जायसवाल को जेल में पिटाई की और ये कहा कि यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो जेल के अंदर पीटा जाएगा। तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था की हत्या तो तब हुई, उससे अच्छा तो तालिबान का शासन है। अगर मुख्तार अंसारी जैसे लोग जीवित रहते हैं तो ये तो तालिबान से भी बुरा है। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को मरना चाहिए। चाहे अतीक अहमद की बात हो, आतंकवादियों को प्रश्रय देना शुरू करता है समाज जब मौन हो जाता है। जहां सज्जन मौन होते हैं तो दुर्जनों के हौसले बढ़ जाते हैं, और जहां सज्जनों का सम्मान होना बंद हो जाता है, दुर्जनों का सम्मान होना शुरू हो जाता है। लोग मुख्तार अंसारी जैसे, अतीक अहमद जैसे लोगों को ही अपना भगवान मान लेते हैं, तो उस समय सिस्टम फेल हो जाता है। मेरा राजनीतिक टिप्पणी करने का कतई मन नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता, लेकिन इस समय बोलना इसलिए ज़रूरी है। मैं कल यहाँ वाराणसी आया, वाराणसी में जो मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहा था उससे मैंने कहा कि ये हुआ तो ये कैसा हुआ। देखिए, ये किसी धर्म की, संप्रदाय की बात नहीं है, ये बात है समाज की। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में यदि अपराध ही तंत्र को चलाएंगे तो वहाँ पर समाज बैठ जाएगा। न्याय व्यवस्था को, कोर्ट को, पुलिस को उन्होंने अपने ठेंगे पर रखा हुआ था और माननीय बने हुए थे। आप देखिए, जेल में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमारे लिए कानून बनाएंगे। अपराधी अगर कानून बनाएंगे तो हम कहाँ जीवित रह पाएंगे। तो मेरे गाड़ी के ड्राइवर ने कल कहा कि मेरे साथ का एक व्यक्ति आज से 20 साल पहले प्रयागराज में पढ़ता था, 10-15 साल पहले, और प्रयागराज में उसकी
अतीक के किसी गुर्गे के साथ कहासुनी हो गई। अच्छा। जब उसकी अतीक के किसी गुर्गे के साथ कहासुनी हो गई तो कहासुनी होने के बाद उन्होंने 10 दिन बाद उसको प्रयागराज वाराणसी के बीच में बस से उतार कर गोली मार दी। और ये एफआईआर हुई इसकी? मेरे ख्याल से कोई एफआईआर नहीं होगी और उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो सामने कैमरे पर बोले। लोग ये डरते हैं, लोग ये कहते हैं कि हमें क्या, हम क्यों बोलें। अब देखिए, हम अगर नहीं बोलेंगे तो योगी जी को ताकत कहाँ से मिलेगी? ये फैसले कौन करेगा? ये जो अपराधी हैं इनका गिरोह इतना मजबूत है, अगर हम सज्जनों का साथ नहीं देंगे, अच्छे फैसले लेने वाले पुलिस ऑफिसर्स का, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का हम साथ नहीं देंगे, अच्छे नेताओं का साथ नहीं देंगे तो समाज मर जाएगा। राकेश जी, यहाँ पे यूपी के अंदर अभी एक ये भी मतलब आप ये कहिए आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अपराधी ठीक है, वो अपराधी है, लेकिन उसका भी एक मौलिक अधिकार है। अपराधी का भी एक कहिए तो जन्म सिद्ध अधिकार होता है, मानवाधिकार। हाँ, मानवाधिकार उसका होता है। तो उसके भी तो अधिकार का हनन है ना, अगर उसका आकर कोई हत्यारा उसकी हत्या कर जाता है। देखिए, पहली बात तो मानवाधिकार मानवों के होते हैं, दानवों के नहीं होते। और जब कोई व्यक्ति दूसरे की हत्या करता है, बलात्कार करता है, दूसरे को मारता है, तो हम उसको मानव नहीं कह सकते, तो उसका कोई अधिकार नहीं है। ये तो समाज की कमी है, हमारे देश के लोकतंत्र की कमी है, न्यायपालिका की कमी है कि हम उसको दंड नहीं दे पाए। और निश्चित तौर पर ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता। मानवाधिकार होते हैं मानव के, दानवों के नहीं होते, राक्षसों के नहीं होते। और मानवाधिकारी तब कहाँ थे जब उमेश पाल की हत्या हुई, जब उसको गोलियां मारी गई और जब वो जीवित था, उसको ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल में, तो अतीक अहमद के गुर्गों ने दोबारा उसके ऑटो को रुकवा के उसमें 20 गोलियां और मारी। उस समय मानवाधिकार वाले कहाँ थे? उस समय कोर्ट कहाँ था? उस समय सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? उस समय जो आज जिनको अतीक अहमद पर दया आ रही है वो कहाँ पर थे? उन्होंने कभी इसके ऊपर सवाल उठाया? मैं बताऊं आपको, प्रयागराज में चप्पे चप्पे के ऊपर कब्जा किया हुआ है। मैं आपको बहुत सी घटनाएं बता देता हूं। बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टी को केवल इसलिए कम दामों में बेचकर चले जाते थे कहीं अतीक अहमद कब्जा ना कर ले। अच्छा। मैं बहुत से संगठनों को जानता हूं जहां के लोग अपनी प्रॉपर्टी को उन संगठनों को दे देते थे ताकि अतीक अहमद कब्जा ना कर पाए। तो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर वो उंगली रख दे वहां पर आपकी अदालत फेल, आपकी रजिस्ट्री फेल, आपकी पुलिस फेल, आपका डीएम फेल, आपका एसडीएम फेल। तो मुझे लगता है कि ये जो 43 सालों तक जो हुआ, ऐसे अपराधी पले, उन्होंने मानवाधिकार की हत्या तो उन्होंने की। और उस समय जो लोग मौन रहे, जिनको बोलना था, जो सत्ताओं के शीर्ष पर रहे, जो राजनीतिक दल रहे, उनकी ये गलती मैं मानता हूं कि असली मानवाधिकारों का हनन तो अतीक अहमद द्वारा किया गया था। अब जब मैं उसके इलाके में गई थी तो आपने भी वो मतलब वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे आप देख रहे थे कैसे तरीके से उसके जो साथ के लोग थे, उसके इलाके के जो लोग थे, वो अभी तक अतीक को जो है अपराधी मानते ही नहीं है। और ऊपर से फिर इस राजनीतिक दलों का ये बोलना कि भाई मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चुन चुन कर खाली मुसलमानों पे ही वो के, तो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या समझ में आता है? देखिए, क्या किसी को एक विशेष वर्ग का होने से अपराध करने का लाइसेंस मिलता है? क्या एक विशेष वर्ग का होने के बाद उसको कोई वीटो पावर, सुप्रीम पावर मिलती है कि उसके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, राजनीतिक दल कार्रवाई नहीं करेगा, और उसके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है अल्पसंख्यक का, तो उसके ऊपर कोई बोलेगा नहीं? तो मुझे लगता है ये बहुत दुखद स्थिति है। और अगर ऐसे लोगों का पक्ष लेने का काम कोई भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी उसी मानसिकता के लोग हैं और उन लोगों को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। देखिए, अपराध करने वाला और अपराध का समर्थन करने वाला, अपराधी और अपराधी का समर्थन करने वाले बराबर के हिस्सेदार होते हैं। हमारे भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो यही कहती है कि अपराध के साथ अपराध का अनुमोदन करने वाले को भी दंड मिलता है। तो अनुमोदन जो कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी दंड के भागीदार हैं। अच्छा, आपको राकेश जी ऐसा लगता है क्या कि मतलब अभी जैसे कि ये बात हुई थी कि जैसे मुख्तार अंसारी जेल में है, अतीक अहमद की हत्या हो गई, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आजम खान हम देख रहे हैं उसकी क्या हालत हो रखी है। तो जिस पार्टी वर्ग के लिए ये लोग वोट बैंक का काम करते थे, वोट जुटाने का काम करते थे, कहीं ना कहीं वो खिसक रहा है, इस वजह से इनको दर्द हो रहा है क्या? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है, यहाँ पर नागरिक शिक्षा नहीं है, लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं है, और राजनीति में ऐसे लोग हमारे आदर्श बन जाते हैं। जब समाज में ऐसे घटिया, आतंकवादी, अपराधी व्यक्ति जब आदर्श बनते हैं तो समाज मर जाता है। अगर हमें समाज को बचाना है तो निश्चित तौर पर आदर्श हमें अच्छे स्थापित करने पड़ेंगे, और ऐसे लोग किसी भी समाज के लिए बहुत बहुत हानिकारक हैं। ऐसे लोगों की सामाजिक दृष्टि से जितनी हो सके उतनी आलोचना होनी चाहिए, और इनको ये एहसास होना चाहिए कि हम कोई आदर्श नहीं है, हम कोई रॉबिन हुड नहीं है, हम किसी के मसीहा नहीं हैं, हम किसी को बचाने वाले नहीं हैं, हम नफरत के लायक हैं, और समाज को इनसे नफरत करनी चाहिए। और इसके लिए उनको अपनी नफरत को एक्सप्रेस भी करना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। अगर ये अच्छा घटनाक्रम हुआ है तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन का, अब देखिए,
अब कोई कहते हैं कि पुलिस कस्टडी में कोई 3 व्यक्ति कैसे किसी को मार सकते हैं। अब पूरे दुनिया में और पूरे भारत में, और भारत में भी उत्तर प्रदेश से लेकर हर प्रदेश में हर व्यक्ति कर्म करने में तो स्वतंत्र है ना। पुलिस एक एक व्यक्ति के पीछे तो नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं आऊँ, अपनी जेब में देसी कट्टा रख के करूँ, किसी के ऊपर चला तो सकता हूँ ना। प्रशासन का काम है एक बार अपराध होने के बाद अपराध की जांच ठीक से करना, उसको सजा देना, तो उसमें प्रशासन लगा हुआ है। किसी ने उसकी हत्या कर दी तो वो उनकी गैंगवार का नतीजा हो सकता है। आपको पालघर की घटना याद है राकेश जी? पालघर की घटना में देखिए, पालघर की घटना जब हुई तो वो साधु, क्योंकि भगवाधारी थे, वो हिंदू थे, तो किसी ने उसके ऊपर रोष व्यक्त नहीं किया, किसी ने उनकी जांच करने की मांग नहीं की, किसी ने उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया। उनके मानवाधिकार नहीं है। मानवाधिकार यहाँ केवल दानवों के हैं, राक्षसों के हैं, आतंकवादियों के हैं और अपराधियों के हैं। कश्मीर में किसी आतंकवादी को मार दिया जाए, उसका जनाजा ठीक से नहीं निकले, तो उसके तो मानवाधिकार हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा व्यक्ति है, वो शहीद हो जाए तो उसके मानवाधिकार नहीं है। ये मतलब दुर्भाग्य है देश का। अभी आपने रॉबिन हुड की बात करी, तो कहीं ना कहीं अपराधी तो चलिए खत्म हो रहे हैं, लेकिन रॉबिन हुड बनाने का मतलब एक जगह का मसीहा बनाने के लिए, एक समाज का मसीहा बनाने की कोशिश जो है वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है क्या? जिसमें आपके ओवैसी साहब भी हैं, आपके समाजवादी पार्टी के अखिलेश साहब भी हैं, क्या लगता है? देखिए, ये सारे लोग फेल लोग हैं। इनको ना राजधर्म की समझ है, ना राजतंत्र की समझ है, ना लोकतंत्र की समझ है, ना मानवाधिकार की समझ है, ना मानव की समझ है, ना धर्म की समझ है। तो ये लोग केवल, क्योंकि असफल लोग हैं, सफल होने के लिए, रोटी कमाने के लिए, घर चलाने के लिए कुछ आवश्यकता है, तो राजनीति इनके लिए सेवा नहीं है, रोजगार है। राजनीति कोई आदर्श की राजनीति नहीं है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है इनके ऊपर मैं टिप्पणी करूं तो वो मुझे लगता है कि मेरा हल्कापन होगा। योगी जी पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी एक योगी हैं और राजधर्म को अच्छे से निभा रहे हैं। एक राजा के राज्य में जब कोई पाप होता है तो उस राजा को, यदि वो पापी को दंड नहीं देता तो राजा को नरक में जाना पड़ता है। निश्चित तौर पर योगी जी जो कर रहे हैं, आदर्श कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आज अपराधी, वो समय देखिए, यूपी में जब फिरौती मांगी जाती थी, यूपी में जब सरेआम लोगों की हत्या की जाती थी, यूपी में जब कोई निकल नहीं सकता था, आज अपराधी खुद आकर कहते हैं कि मुझे जेल के अंदर रख लो, मैं बाहर रहूंगा तो ठीक नहीं रहूंगा। खासकर यूपी की जेल में नहीं रहना, और यूपी की जेल में नहीं रहना, यूपी से बाहर रहना। तो ये योगी जी की बहुत बड़ी जीत है। अपराधियों के हौसले ऐसे ही पस्त होने चाहिए, अपराधी इतने डरने चाहिए। और अगर अपराधी इतने नहीं डरते तो राजा अपने राजधर्म का निर्वहन नहीं कर रहा। मुझे लगता है योगी जी एक आदर्श काम कर रहे हैं और हर मुख्यमंत्री को, हर राजा को योगी जी से सीख लेनी चाहिए। और योगी जी ने जैसे, अब ये जो उत्तर प्रदेश है ये कई सारे देशों के बराबर है, लगभग 50 देशों के बराबर है। ये दुनिया के आप छोटे 50 देश ले लो तो अकेला उत्तर प्रदेश है। तो इस अकेले उत्तर प्रदेश में अपराधों को संभालना, अपराधियों को संभालना, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर योगी जी ये कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आखिरी सवाल बस करूंगी उसके बाद हम लोग वीडियो खत्म करेंगे, कि अतीक के बाद मुख्तार का दूसरा नंबर है। देखिए, मुझे लगता है इसमें किसी का नाम ना लेते हुए जितने अपराधी हैं उनको उनके अपराधों की न्यायोचित उनको सजा मिलनी ही चाहिए। और जहां जजिज मना करें उनके साथ उनका जो योगी जी चाहें वैसा ही होना चाहिए। अपराध को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बोल रहे हैं कि अभी जैसे निकाय चुनाव था तो अतीक को मतलब वो कर दिया, अब जब लोकसभा होगा 24 में तो मुख्तार का नंबर है, इस तरीके से। अब देखिए, ये आप ज़्यादा तंत्र के नज़दीक रहते हैं, ये आपको ज़्यादा पता है। इसी के साथ धन्यवाद। ये आपने सुना राकेश जी को, जिन्होंने खुल करके हमसे हमारी बात की।